कुछ सीनियर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। तो ये क्या समस्या है कि हमको पूछा नहीं जा रहा है? ये क्या समस्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कार्यकर्ता मिनट टू मिनट काम में लगा हुआ है, जो आवर्स टू आवर्स काम में लगा हुआ है, जो डे टू डे काम में लगा हुआ है, उसके सामने हमको पूछा नहीं जा रहा है, कोई समस्या नहीं आती। जो कार्यकर्ता मिनट टू मिनट काम नहीं कर रहा है, आवर्स टू आवर्स काम नहीं कर रहा है, डे टू डे काम नहीं कर रहा है, वीकली टू वीकली भी काम नहीं कर रहा है, मंथ टू मंथ भी काम नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है कि हमको पूछा नहीं जाता। इसका इलाज है अपनी पूछ बढ़ाओ, अपनी पूछ बढ़ाओ। हनुमान की जितनी लंबी पूछ थी तो लोग उसको बहुत पूछते थे, तो अपनी पूछ बढ़ाओ। पूछ बढ़ाने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा काम करो। जो सीनियर कार्यकर्ता है वो जब संगठन में आया था तो सीनियर नहीं था, तो उस समय वो काम के आधार पर अपना महत्व संगठन में निर्माण करता था। ऐसा करते 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 वो सीनियर हो गया। अब सीनियर होने के बाद सिंसियरिटी छोड़ दिया और सीनियर को पकड़ लिया। सिंसियरिटी को छोड़ दिया और सीनियरिटी को पकड़ा। कोई भी आदमी जितना सीनियर होगा उसी अनुपात में उसकी सिंसियरिटी बढ़नी चाहिए। सीनियरिटी बढ़ेगी और सिंसियरिटी घटेगी, उसी अनुपात में उसकी पूछ हनुमान की जैसे पूछ थोड़ी 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 घटेगी, वैसे उसकी भी घटेगी। उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है, क्योंकि आपको जबरदस्ती से ज्यादा काम करने वाले लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। वो रजिस्ट करेंगे। मराठी में दो शब्द है, सांकाम्या आणि काम सांग्या। यानी मराठी का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। यानी सांकाम्या, उसको काम बताए बगैर काम ही नहीं करेगा। अगर उसको काम नहीं बताया तो बोलेगा अरे मुझे तो बताया नहीं। अपने से बिल्कुल नहीं करेगा, सोच समझ कर नहीं करेगा, विचार पूर्वक नहीं करेगा। निर्धारित है उस काम को करते रहना चाहिए, नहीं करेगा। नहीं, मला सांगितलंच नाही, मुझे बताया नहीं। तो ऐसे जो कार्यकर्ता है उसको मराठी में हमारे यहां सांकाम्या, यानी काम बताने के बाद ही काम करेगा। नए जो लोग आ रहे हैं, मैं खास तौर पर उन लोगों को बता रहा हूं, और पुराने लोगों में अगर कोई जंग चढ़ गई है तो उनको भी बता रहा हूं। ध्यान रखना होगा कि काम बताने के बाद ही किया जाए, नहीं निर्धारित है, ट्रेनिंग ले लो, जान लो और पहल करो। ट्रेनिंग लो, जान लो, समझ लो, नहीं समझ में आता है पूछ लो, 2 बार 4 बार पूछ लो, कोई बात नहीं है, बार बार समझाया जाएगा। और पहल करो। पहल करने का मतलब है इनिशिएटिव लो। तुम दूसरे की राह मत देखो कि दूसरा करेगा तो फिर मैं करूंगा, नहीं, खुद ही पहल करो। दूसरा है, एक मराठी में शब्द है काम सांग्या, एक सांकाम्या, एक है काम सांग्या। वो घर में बैठा रहेगा, अरे कामड़े क्या कर रहे हो, तो उसको केवल काम बताता रहेगा,
इधर संगठन में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद जानकारी नहीं है, क्योंकि वो डे टू डे में शामिल नहीं है, निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं है, मीटिंगों में बैठता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो उसके पास क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। तो वो जो नया आदमी है वो ज्यादा अपडेट है, और ज्यादा अपडेट है और वो घर में बैठे बैठे ही बताते रहता है, करता कुछ भी नहीं है। वो यही सोचता है कि दूसरों को काम बताना ही मेरा काम है। जो लोग काम बताने वाले बनना चाहते हैं उनको एक नहीं दो काम करना पड़ता है। जो काम बताने वाले बनना चाहते हो ना, ये ओहदा बड़ा है काम बताने का, तो इसके लिए एक काम नहीं दो काम करना होगा। एक, उसको कार्यकर्ता का काम करना होगा, और दो, उसको लीडरशिप का काम करना होगा। लीडरशिप का काम करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज एक्वायर करनी पड़ेगी, और दूसरों को प्लानिंग बनाकर सारी बातों की योजना बनाकर दूसरों को देना होगा, और दूसरों के 10 सवालों का जवाब तुमको देना होगा। तुमको अपने आप को ज्यादा अपडेट करना होगा, और ये काम करने के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करना होगा। जब काम नहीं करोगे तो दूसरों को बताओगे कैसे? तुमको अगर मान लो 50 किलोमीटर दूर जाकर ये बात बताना है तो घर से निकलना पड़ेगा, कार्यकर्ता का काम करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल निकालना पड़ेगा, कार्यकर्ता का काम करना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता को संपर्क करना पड़ेगा। अगर लोग घर में नहीं है तो उनको टेलीफोन से बुलाना पड़ेगा। दूसरे लोग बोलना पड़ेगा कि जा कोई बात नहीं, शाम को 5 बजे 6 बजे जो है सारे 25-50 लोग इकट्ठा करो, मैं सभी लोगों को गाइड करूंगा। अगर आप दूसरों को काम बताना चाहते हो तो आपको लीडरशिप का भी काम करना होगा और कैडर का भी काम करना होगा। मगर वो कैडर का काम करने का काम भूल गया और केवल निर्देश आदेश देने का काम करेगा। घर में बैठे बैठे कोई मानने वाला नहीं है। फिर वो कहना शुरू करता कि मेरे को कोई पूछते ही नहीं है। पूछ अपनी पैदा करनी पड़ती है, अपने काम से, अपने सिंसियरिटी से, अपने दीर्घोद्योग से, समर्पण से, लगातार निरंतर कार्य करते रहने से ये पूछ अपनी खुद बनानी पड़ती है, तब होता है, अन्यथा ये बात नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़े दिमाग में ही बड़ी बात ठहरती है, छोटे दिमाग में बड़ी बात नहीं ठहरती है। बड़े दिमाग में बड़ी बात ठहरती है अगर आप छोटी छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो दोगे। क्योंकि मैं जिस समाज के लोगों भी काम करता हूं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटी छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो देता है। जब आदमी छोटी छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो देता है तो उसके दिमाग में बड़ा काम करने के लिए जगह ही नहीं बचती है। जिसके दिमाग में बड़ा काम ना हो, जिसके दिमाग में बड़ा सोच ना हो, कार्य बाद में होता है, सोच पहले होता है। जिसका सोच बड़ा होता है उसका कार्य बड़ा होता है, जिसका सोच छोटा होता है उसका कार्य छोटा होता है। जिसका सोच छोटा होता हो उसका बड़ा कार्य नहीं हो सकता। जिसका सोच छोटा हो उसका बड़ा कार्य नहीं हो सकता। बड़े दिमाग के लोग ही बड़ा काम करते हैं, बड़ी सोच वाले ही लोग बड़ा काम करते हैं। यदि हम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में, कार्यकर्ता के दिमाग में बड़ी सोच होनी चाहिए। तीसरी बात, अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टर्निंग्स पर काम कर रहा है और वो टर्निंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और पब्लिकली बताना चाहता हूं,
कार्यक्रम के फोरम में भी मैं बताऊंगा, जनरल बॉडी में बार बार संगठन को तोड़ने की साजिश एक्सटर्नल लेवल पर होती थी और उसको रोकने के लिए बहुत तजर्बे से और अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत बनाया गया। वो सिद्धांत था कि विवाद की समस्याओं का समाधान करने का अधिकार केवल मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। जनरल बॉडी ने फैसला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया कि किसी को भी नहीं होगा। कोई भी विवाद की समस्या होगी जिले लेवल पर, स्थानिक लेवल पर, राज्य लेवल पर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विवाद अगर कोई है तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही विवाद का समाधान करेंगे। और विवाद के संबंध में ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि लोग आपस में जब ऐसा करते थे तो इससे क्या होता था कि संगठन ऑब्जेक्टिव के लिए कार्य करने के बजाय आपस में ही उलझ के रह जाता था। अब इसमें समाधान क्या निकाला गया कि जहां तक विवाद की समस्या है केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेगा और सारा संगठन डेवलपमेंट का काम करता रहेगा। बहुत मौलिक बात आप लोगों को बता रहा हूं। विवाद मैं देखूंगा, सारी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी। इससे क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो काम है विवाद में भी जारी ही रहेगा, तो हमारा मार्च ऑन, आगे बढ़ने का जो काम है जारी ही रहेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो थोड़ा क्लैरिफाई करना है। डिक्टेटर की शिप के संबंध में कुछ बातें यहां बोली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिक्टेटरशिप है, वो डिक्टेटरशिप ऑब्जेक्टिव की है। ऑब्जेक्टिव हमें डिक्टेट करता है, किसी आदमी की डिक्टेटरशिप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की डिक्टेटरशिप नहीं है, ऑब्जेक्टिव की डिक्टेटरशिप है। फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध का उम्र 80 साल का हो गया था। 80 साल होने के बाद भी वो एक कार्य लगातार, वो नॉन स्टॉप कार्य करते थे। यानी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस दिन उनका मृत्यु हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उस दिन उन्होंने प्रवचन किया, खाना खाया, उसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग हुआ, फूड पॉइजनिंग के बाद उनका मृत्यु हुआ। उस दिन भी उन्होंने प्रचार और प्रसार का कार्य किया था। तो आनंद को बुलाकर कहा इतने इतने बजे मेरा परिनिर्वाण होगा। तो रोने लगा। बुद्ध का जो भाई था आनंद, वो भी भिक्षु था, वो रोने लगा। तो बुद्ध ने कहा जो पैदा होता है वो मरता है, यही तो मैं बता रहा हूं। तो मेरे साथ रहते रहते भी नहीं ये जन समझ सका, जो पैदा होता है मरता है, तो इसलिए दुख करने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, आनंद ने बुद्ध को कहा, मैं इस रेफरेंस में उदाहरण दे रहा हूं, आनंद ने बुद्ध को कहा फिर आपके मरने के से बाद में संघ में विवाद खड़ा होगा, झगड़ा होगा, इसलिए आप ऐसा करिए कि आपका कोई उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर दीजिए। तो बुद्ध ने कहा नहीं, मैं कोई नॉमिनेट नहीं करूंगा। वो अपने सिद्धांतों पर अटल थे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और इसका जो नेतृत्व जो है, ये संघ अपने विचारधारा से चलेगा। उसकी जो कोर है, उसकी जो विचारधारा है, जो कालबाह्य है, उसका त्याग करो, जो काल संगत है उसका स्वीकार करो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज है। तो बुद्ध ने जो जवाब दिया, ये इसके आधार पर काम करना होगा। आगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव हमको डिक्टेट करता है।
और उस ऑब्जेक्टिव को जो हमें डिक्टेट करता है उसको लागू करने के लिए संगठन बनाया। दुनिया में कोई भी महान कार्य, महान काम संगठित शक्ति के बगैर लागू नहीं होगा। मौलिक बात समझ लो, अगर कोई महान काम आप करना चाहते हो तो संगठित प्रयास से ही होगा, आइसोलेशन में कुछ नहीं होगा। अगर संगठित करके ही होगा तो जब तक एक आदमी रहेगा संगठन नहीं रहता है। जब दो आदमी आते हैं संगठन शुरू हो जाता है और संगठन के नीति, नियम, कानून, कार्य प्रणाली, सारी की सारी बातें आ जाती है। तो इस तरह से ये जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर ही कार्य करना अनुशासन है। तो संगठन का जो मकसद है, जो मकसद हमें डिक्टेट कर रहा है, वो संगठन जमीन पर लागू करेगा। और वो संगठन बनता है उसमें एक बहुत कोर प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। जो ऑब्जेक्टिव को लागू करने वाली लीडरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन का साधन के रूप में उपयोग करके साध्य पूर्ति का काम करेगी। अपने आप सिद्धांत अपने आप काम नहीं करता। संविधान में बहुत सारे सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत हमारे घर घर में आकर हमारी समस्या का समाधान कर लिया होता। संविधान में जो भी सिद्धांत है उसे लागू करने के लिए लोकतंत्र का संगठन बनाया गया है। अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो नेतृत्वकर्ता व्यक्ति होता है वो उस उद्देश्य को जमीन पर, धरातल पर लागू करता है। इसलिए आपको वो जो कार्य प्रणाली है उसके दायरे में रहकर कार्य करना होगा। उस कार्य प्रणाली में यदि नेतृत्व ऑब्जेक्टिव पूर्ति के लिए कोई आदेश निर्देश देता है उसका शब्दशः अनुपालन जरूरी है। इसे आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, मगर ये है नहीं, ये भ्रम है। इसलिए आप लोगों के बातों से कुछ भ्रम पैदा हो गया था, कुछ अभ्रपटल निर्माण हो गया था, उसे मैंने साफ करने की कोशिश की कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग से रिलेटेड बात है। और यदि मैं आपको कहूं, कार्यकर्ता को कहो, ए कामड़े जा 2 पैकेट सिगारेट के लेके आ, तो ये तो ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है। ऐसा कर 2 बोतल जो है वो रम के ले आ, 3X, वो कौन सी दारू की बोतल है वो लेके आ, ये ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है। तो लीडरशिप मर्यादा के अधीन है, वो ऑब्जेक्टिव की मर्यादा है। उस मर्यादा के अधीन अगर वो आदेश निर्देश देता है तो शब्दशः उसका पालन होना चाहिए, किंतु परंतु के बगैर। अगर आपको सिगारेट लाने के लिए कहा गया, बीड़ी लाने के लिए कहा गया, तुरंत नकार देना चाहिए। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव बिहेवियर कर रहे हो। और ये सबके लिए लागू है और हर चैनल पर लागू है, इसे समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपने सम्मान के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है, अपने बारे में सोचते हैं मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। अरे तेरे समाज का सम्मान नहीं हो रहा है, तेरे समाज के बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसकी चिंता तू नहीं कर रहा है, तू अपनी चिंता कर रहा है। इसका मतलब तेरा विजन भ्रष्ट हो गया, तेरा विजन भ्रष्ट हो गया। विजन क्या नहीं, दृष्टि, तेरी दृष्टि भ्रष्ट हो गई। तेरा विजन ऑब्जेक्टिव पर हमने केंद्रित करने की कोशिश की थी, तेरा विजन तेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब किसी का विजन
ऑब्जेक्टिव से हटकर अपने आप पर कंसंट्रेट हो जाता है, उसका विजन भ्रष्ट हो जाता है। वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचरण है। इससे कार्यकर्ता को विरत रहना चाहिए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम कांशीराम की मिलकर सरकार थी और कांशीराम जी दिल्ली से आकर एयरपोर्ट पर उतरे तो एक कार्यकर्ता 25-50-100 लोगों का मोर्चा लेकर एयरपोर्ट पर मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद ऐसा करके कांशीराम जी के सामने आ रहा था। आते ही उसको कांशीराम जी ने एक छापड़ मारा, एकदम ऐसा उल्टा गिर गया। कांशीराम जी की ताकत बहुत ज्यादा थी, तो वो आदमी तो एक छापड़ में गिर गया। तो पत्रकार दौड़ते हुए आए कि बड़ा इशू मिल गया। उसके पास आए, उसको उठाए। हाँ, ये जो कांशीराम जी ने झापड़ मारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसने कहा वो मेरे पिता समान है, उनको ऐसा करने का अधिकार है। क्योंकि वो जो कर रहा था वो प्रदर्शन अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए और कांशीराम जी की नजर में चढ़ना चाहता था। तो कांशीराम जी अपना लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम में लगे हुए थे। तो मर्यादित व्यवहार करना होगा अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए।